Hello everyone and welcome to Dr. Sakshi Baranwal's channel which is one stop solution for all your biology doubt। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन ऑफ सेल के बारे में यानी कि न्यूक्लियस। यस बच्चों, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन काम करता है, सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उसी तरह हमारा न्यूक्लियस सेल के अंदर काम करता है। तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, किस तरह ये एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, ये सारी चीज़ें आज के छोटे से सेशन में हम देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। बच्चों जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS रामिया डेंटल कॉलेज। सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डेंटिस्ट आई एम ए वेरी पैशनेट एजुकेटर। इसके अलावा बच्चों आई एम ए सोशल वर्कर, आई एम ए मोटिविस्ट एंड सो मनी थिंग एल्स। चलिए तो लेट्स बिगिन। उसके पहले मैं बता दूं मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स, आपके अपलोड्स, PDFs एंड अपकमिंग सेशंस एंड मैनी मोर थिंग्स यू गेट। तो आप यहाँ जल्दी से ज्वाइन कर जाएंगे। लिंक यहाँ पे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। डॉक्टर साक्षी बरनवाल के नाम से ही चैनल है। इसके अलावा इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे बच्चों है ताकि आप उसे कनेक्ट कर पाओ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे एंड में तो लाइक ज़रूर करिएगा अपनी अटेंडेंस मार्क करके। सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक इट एंड डेफिनेटली शेयर द सेशन। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों आज न्यूक्लियस की, जो कि क्या बोलते हैं इसको, ब्रेन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रेन ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं, चलिए देखते हैं। तो न्यूक्लियस की जब हम बात करें तो ये एक सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है। तो इसको क्या लिखेंगे? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। व्हाट इट इज? न्यूक्लियस। यस बच्चों, इसके अलावा न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन जी ने। कब? 1831 में इन्होंने इसे डिस्कवर किया था, ऑब्वियसली आफ्टर कमिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेनिंग के बाद फ्लेमिंग जी ने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको उन्होंने नाम दिया क्रोमैटिन, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, उलझा हुआ कुछ। एक जब आप खूब सारे धागे लेते हो वो एक दूसरे में फंस जाते हैं, कुछ उस तरह का अपीयरेंस दे रहा था ये क्रोमैटिन। यस, तो उन्होंने बेसिक डाई से अपना न्यूक्लियस स्टेन किया और इन्होंने क्रोमैटिन देखा था। अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, एक्चुअली एक नहीं, न्यूक्लियस के ऊपर 2 मेम्ब्रेन होती हैं। यस, इट इज डबल मेम्ब्रेन। तो हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में वो डबल मेम्ब्रेन थे। यहाँ न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर प्रेजेंट है क्रोमैटिन, एक चीज़ हमने जान ली। तो इसके अलावा इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ ग्राउंड सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं जो इसका मैट्रिक्स मटेरियल होता है और जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियोप्लाज्म। टू करेक्ट इट, जल्दी से सब लोग करेक्ट कर लेंगे और पेन कॉपी सब लोग लेके बैठेंगे, बिना उसके काम नहीं चलेगा। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये मैट्रिक्स मटेरियल या ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है हमारे न्यूक्लियस का। यहाँ आप न्यूक्लियस देख सकते हैं, इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन है, ये आउटर और एक इनर। इसमें एज सच कोई फोल्डिंग नहीं होती, ये भी स्मूथ मेम्ब्रेन्स होती हैं, बट दे आर नॉट ऑलवेज कंटिन्यूअस। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। क्यों नहीं कंटिन्यूअस है? क्या उसका, क्यों ये ऐसा बना हुआ है? वाई देयर इज अ स्मॉल पोर बिटवीन देम? दीज ऑल थिंग्स आई विल डिस्कस लेटर। पहले ये देख लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, क्रोमैटिन प्रेजेंट है, जो पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ ऐसे ऐसे धागे के फॉर्म में आपको दिख रहा है। जब इनको स्टेन किया गया तो हमने न्यूक्लियोप्लाज्म को स्टेन्ड नहीं पाया, इसलिए हमें पता नहीं लगा पहले कि इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म है जो वो इजीली स्टेन नहीं ले पाता है, कोई स्टेन वो नहीं ले पाता, वो एकदम ट्रांसपेरेंट है एंड दैट्स व्हाई वी वर नॉट एबल टू डिस्कवर कि न्यूक्लियोप्लाज्म भी कुछ होता है इसके अंदर। देखा जाए तो न्यूक्लियस के ऊपर डबल मेम्ब्रेन है, इट इज डबल मेम्ब्रेनस बाउंड डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी। इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपके न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली जो बात हो रही है काफ़ी ज़्यादा डेंस होती है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। एंड न्यूक्लियस को ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल को रेगुलेट करता है और इसी के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जिसको हम इनहेरिट करते हैं या
आगे अपनी जनरेशन में पास ऑन करते हैं। तो ब्रेन ऑफ सेल इसका एक रीज़न से मेन रीज़न ये है कि ये सारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और जेनेटिक मटेरियल भी इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको ब्रेन ऑफ द सेल पे क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखेंगे? इट कंट्रोल्स ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म, एज सिंपल एज दैट। सिंपल सा आंसर आपको देना है। यह PYQ के फॉर्म में भी आ सकता है। जनरली प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट। न्यूक्लियस जो हमारा है यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, ना कि प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड होते हैं जो कि सेल का क्या रखते हैं, ये न्यूक्लियोइड के अंदर होता है प्रोकैरियोट्स के जेनेटिक मटेरियल जो कि फ्रीली फ्लोटिंग होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियोइड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, ये एकदम आराम से जेनेटिक मटेरियल को रखते हुए आपके साइटोप्लाज्म में फ्लो करें। तो एज सच न्यूक्लियस का कोई स्पेस है ही नहीं, लेकिन यूकैरियोट में हर एक सेल के अंदर ये पाया जाता है, एक्सेप्ट दो चीज़ें यहाँ याद रखनी है जो बहुत जगह हमने एक्सेप्शन देखी है। पहला है मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट। क्या बात हो रही है? मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट एंड मैच्योर RBC ऑफ मैमल। इतना जान लीजिए, जब आप न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो मैच्योर वर्ड ज़रूर यूज़ करेंगे, क्योंकि जब ये अपने प्रिमिटिव स्टेज में होते हैं RBCs, जब RBCs बन रहे होते हैं, प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुए होते हैं, जब सीव ट्यूब प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुए होते उससे पहले ये न्यूक्लियस उनके अंदर प्रेजेंट होता है। मैच्योरिटी के समय ये डीजेनरेट हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि यहाँ कहाँ एक्सेप्शन जब आपको देना होगा तो दो चीज़ का दोगे, मैच्योर RBC एंड मैच्योर सीव ट्यूब सेल। तो ऐसे आपको लिखना है, मैच्योर ज़्यादा सही रहेगा। अगर नहीं दिया है देन यू कैन गो फॉर इट, लेकिन आप अगर खुद से लिख रहे हैं तो यू हैव टू राइट दिस। योर एजुकेटर विल गेट इम्प्रेस्ड, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी इसमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट है, जब हमको न्यूक्लियस को स्टडी करना होगा तो हम इसको कैसे स्टडी करेंगे? तो हम बता दें, न्यूक्लियस को बेस्ट स्टडी इंटरफेस के दौरान कर सकते हैं। इस चैप्टर के बाद हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि सेल हमारा कैसे डिवाइड करके और सेल्स को बना रहा है। जब वो हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे सेल जो है डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता हुआ डिवीज़न करता है। उसमें से सबसे इनिशियल फेज है इंटरफेज। इंटरफेज एक तरह से प्रेपरेटरी फेज, रेस्टिंग फेज होता है, जब एज सच कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस न्यूक्लियस के अंदर नहीं देखे जाते, न्यूक्लियस एकदम रेस्टिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और इसी समय जब न्यूक्लियस को स्टडी किया जाएगा तो सारे स्ट्रक्चर्स को बहुत ही प्रोमिनेंटली हम देख सकते हैं। तो पहला इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको कैरियोथीका कहते हैं, और ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन्ड होता है। ये याद रखिएगा, इसलिए मैं कई बार रिपीट कर रही हूँ। दूसरा है न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोलिम्फ, कैरियोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, जो कि मैट्रिक्स मटेरियल या ग्राउंड सब्सटेंस आपके न्यूक्लियस के अंदर का बनाता है। नेक्स्ट है क्रोमैटिन फाइबर यानी क्रोमैटिन नेट, इसको क्रोमैटिन फाइबर भी बोला जाता है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूक्लियोलस विच इज अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, क्योंकि यहाँ राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन है, पैरेलल मेम्ब्रेन होती है, और मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसका मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ये डबल मेम्ब्रेन है। आई नो डायग्राम इज नॉट दैट ग्रेट, बट आपके समझने के लिए आई थिंक इट्स सफिशिएंट। जब आप देख रहे हैं इसमें डबल मेम्ब्रेन है, बट बीच में इसके अंदर होता है एक न्यूक्लियोलस और बहुत सारे क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। लेकिन बीच बीच में ये क्या है? इसमें पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें पोर्स प्रेजेंट है और इन पोर्स को न्यूक्लियोपोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोपोर या न्यूक्लियर पोर्स, ओके, दोनों नाम से जाना जाता है। ये पोर का क्या काम होता है? पहले देखिए, पेरी न्यूक्लियर जो स्पेस होता है दो मेम्ब्रेन के बीच में, यानी ये जो स्पेस होगा ये क्या कहलाएगा? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। ये होगा आपका पेरी न्यूक्लियर स्पेस।
ये स्पेस में क्या होगा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जितना भी इंटरैक्शन हो रहा है, ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस उसका बैरियर बनाएगा कि भाई मुझे अंदर के चीज़ों को बाहर के चीज़ों से डिफरेंशिएट रखना है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ है, बाकी चीज़ें साइटोप्लाज्म में है। तो बेसिकली ये क्या कहते हैं, लक्ष्मण रेखा कहते हैं ना, एक लाइन बना देती है जिसके बाद एक पार्टीशन बना देती है कि भाई इसके पार साइटोप्लाज्म, इसके अंदर न्यूक्लियस का मटेरियल होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। क्यों कॉन्टिन्यूस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए, तो जब हम रफ ईआर की बात करते हैं तो इसमें प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हैं क्या, न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस इज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। अपनी कंटिन्यूटी बाहर वाला मेम्ब्रेन मेंटेन किया रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और राइबोसोम को ईजिली ट्रांसपोर्ट करने में मदद हो जाती है। और साथ साथ बहुत से ऐसे ट्रांसपोर्ट वाले, जब आप एंडोस्केलेटल ऑफ सेल पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम न्यूक्लियस टुवर्ड्स दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो सारी चीज़ों में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मदद करता है, इसलिए डायरेक्ट कनेक्शन में रहता है हमेशा न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियर पोर की हम जब बात कर रहे हैं, जो कि हमारे दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में जो स्पेस होती है उसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जहां से आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल अपने आप को ईजिली मोबाइल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्योंकि आपका पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है वो बैरियर बना रहेगा, तो इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये ईजिली मूव आउट कर सकते हैं। इसलिए ये पोर्स बने रहना ज़रूरी है, ताकि जब भी आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल को मूव करना हो ये ईजिली मूव कर जाएं। नेक्स्ट आएंगे न्यूक्लियोप्लास्ट, यानी कि जो कि मैट्रिक्स मटेरियल है, विच इज़ द मैट्रिक्स मटेरियल। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है, ये क्लियर नॉन स्टेनिंग फ्लूइड है, यानी जब इनको स्टेन किया जाता है ये कोई कलर नहीं देती, इसलिए इनको बहुत देर बाद डिस्कवर किया गया था कि ऐसा कोई मैट्रिक्स मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये किस चीज़ से बना है, इसमें मेनली दो चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमैटिन नेट, दो ही चीज़ें होती हैं इनके अंदर, एज सिंपल एज दैट। क्रोमैटिन फाइबर को हम देखेंगे जब, तो वो इंटरफेज में वेब की तरह रहेंगे, उलझे हुए नेट की तरह रहेंगे, लेकिन जब हम इनको आगे के स्टेजेस में सेल डिवीज़न में पढ़ते हैं, जब सेल को रिप्रोड्यूस करना होता है, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करनी होती है, मेनली मियोसिस में जब जाता है आपका सेल, तो ये क्रोमैटिन थ्रेड जो होते हैं वो कंडेंस होके क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम्स, दे फॉर्म क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स आपके फाइनली किससे बनते हैं, क्रोमैटिन फाइबर से। क्रोमैटिन फाइबर के अंदर क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, और ये कंडेंस होके क्रोमोसोम बना लेते हैं, कब, सेल डिवीजन के टाइम पे। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, इंटरफेस हैज अ लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन fibers called chromatin which embedded in nucleoplasm। तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर होता है, क्रोमैटिन नेट होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। पहली बात तो इसके अंदर राइबोसोम बन रहा है, तो प्रोटीन प्रोडक्शन बहुत हाई होता है। दूसरा, न्यूक्लियोप्रोटीन इनके ऊपर इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि ईजिली ये जब ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम में, दे कैन ईजिली कंडेंस टू फॉर्म दी क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन फाइबर किस चीज़ों से बने हैं, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जिसमें सबसे इनरिच प्रोटीन है आपकी आर्जिनिन और लाइसिन। तो क्रोमैटिन नेट की जब हम बात करें क्रोमैटिन फाइबर की या क्रोमोसोम्स के अंदर क्या क्या है, तो चार चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ओके, तो अभी तक आई होप सबको क्लियर है। अब जल्दी से देखेंगे टाइप ऑफ क्रोमैटिन कितने होते हैं। दो तरह के क्रोमैटिन होते हैं उनकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। एक होता है यूक्रोमैटिन, दूसरा होता है हेटेरोक्रोमैटिन। जो हाईली एक्टिव क्रोमैटिन होते हैं वो काफ़ी स्पेस एक दूसरे के बीच में बनाए रहते हैं, ठीक है, और वो लाइटली स्टेन्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक जगह इकट्ठा नहीं हुए रहते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, स्पेसिंग हो जाती है, तो उन्होंने स्टेनिंग बहुत कम लेनी है। वो हो जाते हैं आपके यूक्रोमैटिन जो लाइटली स्टेन्ड होते हैं और काफ़ी दूरी पे रहते हैं। क्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्टली और जेनेटिकली मोर एक्टिव होता है,
तो जिन क्रोमैटिन फाइबर में एक्टिविटी ज़्यादा होती है उनमें यू क्रोमैटिन ही प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं यू क्रोमैटिन में काफ़ी स्पेसेस प्रेजेंट हैं बिटवीन द बीड्स, लेकिन जब हेटेरोक्रोमैटिन की हम बात करेंगे तो ये काफ़ी पास रहते हैं, बड़े डेंस रहते हैं, इसलिए डार्क स्टेन होते हैं और इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं हमारे हेटेरोक्रोमैटिन पे जब हम आएंगे। दे आर लेस एक्टिव ऑन इनएक्टिव क्रोमैटिन फाइबर। इसमें दो तरह के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव एंड फैकल्टेटिव। इतना हमें जाना नहीं, इतना नहीं पूछेगा आपसे। कॉन्स्टिट्यूटिव आपके हर स्टेज में देखे जाते हैं सेल के, लेकिन फैकल्टेटिव किसी किसी में देखे जाते हैं, जैसे कि बार बॉडी इन ह्यूमन फीमेल। ठीक है, बेबी जब फीमेल बेबी होता है तो हम अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर्स को बार बॉडी दिखता है क्योंकि उनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। तो ये क्रोमैटिन जो एक्स्ट्रा दिखते हैं किसी किसी स्टेज में, ये होते हैं फैकल्टेटिव, जो हर स्टेज में हर जगह प्रेजेंट नहीं होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस अगेन फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, इसका नाम नहीं भूलेंगे कोई भी। दिस इज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, सारे राइबोसोम का प्रोडक्शन यही करता है और स्पेरिकल शेप का होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए ये न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूटी मेंटेन किया होता है। और आपका साइट है किस चीज का, राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस का। एक्टिव राइबोसोमल आरएनए का प्रोडक्शन न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल and large and more numerous nucleoli are present in actively carrying out protein synthesis cell। जिस सेल में प्रोटीन सिंथेसिस की मात्रा ज़्यादा होती है, तेज होती है, अधिक हो रही है, वहाँ पे न्यूक्लियोलाई का नंबर भी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर सेल, क्योंकि प्रोटीन का प्रोडक्शन तभी बढ़ पाएगा जब न्यूक्लियोलाई में ज़्यादा एक्टिविटी होगी, ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई होंगी, क्योंकि ज़्यादा राइबोसोम बनेगा और राइबोसोम ज़्यादा बनेगा तो प्रोटीन भी ज़्यादा बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ तक के लिए था हमारा न्यूक्लियस। आई होप आपको सब क्लियर होगा। अगर सब कुछ क्लियर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे बिंगो। और अगर कोई भी डाउट आपको जनरेट होता है आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इवन इसके कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, किस तरह का और हेल्प चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी सेशन या कोई कॉमन प्रॉब्लम जिससे आप फेस कर रहे हैं उसके ऊपर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, डेफिनेटली ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। ओके, और अब चलते हैं क्विज की तरफ। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, अगेन जैसे मैं हर अपने सेशन के बाद पूछती हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ही चाहिए अगेन। एंड इसके अलावा अगर आपको सेशन अच्छा लगा अभी तक तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको पता रहे कि कब कब नया वीडियो आ रहा है। वैसे मैं डेली 12 बजे रोज एक वीडियो डालती हूँ। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर इज दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन। ये एक्चुअली क्रोमोसोम्स के अंदर आता है, जो हम नेक्स्ट सेशन में थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गूगली बना के फेंक दिया मैंने कि हो सकता है आप इसको जाके एक बार पढ़ो तो आपको समझ में आए, और नेक्स्ट सेशन जब मैं लूँ तो आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ने बैठोगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है nucleus is which type of structure? You have to tell among these 4 options. I will be looking for your answers in the comment section. कोई भी प्रॉब्लम हो, I am there for you guys always. Okay, just one comment away, just one message away, I am there sitting for you for all the help. Till then के लिए बच्चों, थैंक यू एवरीवन। लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, एंड डेफिनेटली वो लाल बटन ज़रूर दबा देना सब्सक्राइब का, एंड हिट दैट बेल आइकन। और बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जाइएगा नहीं चैनल छोड़ के। वी विल कीप अपडेटिंग यू फॉर एवरी न्यू थिंग्स कमिंग टू अराउंड यू। कैसा भी अपडेट आ रहा है सीबीएसई की तरफ से, बोर्ड्स की तरफ से, नीट की तरफ से, एवरीथिंग विल बी अपडेटेड हियर। और तब तक के लिए आप घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा और अपना ख्याल रखिए, साथ साथ अपने फैमिली का भी। ओके बच्चों, पार्टी, सी यू टिल द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।